दिक्कत आती है कि पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन जब आंसर्स लिखने की बारी आती है तो हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। सिर्फ आप ही नहीं, ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है। तो आज उन सारे बच्चों की इस कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में यहाँ आई हूँ। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ऐसी काफी सारी टिप्स। अगर आप उन टिप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपके बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, तभी ये जो टिप्स मैं बताने वाली हूं वो काम करेंगी बेटा। ठीक है, सॉरी टू से दिस, आपको शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी रिवीजन होनी चाहिए। चलो अगर कुछ छूट भी गया है तो ठीक है, अभी दिन बहुत कम बचे हैं, सो आप नहीं अगर 100% सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ठीक है, जितना करा है वो अच्छे से पढ़ा, रिवाइज होना चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ये टिप्स काम करेंगी, वरना नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब बिजनेस स्टडीज कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या क्या लिखे, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखूं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आखिर कितना लिखूं, समझ नहीं आता बच्चों को, है ना। तो मैं पहली टिप के साथ शुरू करूंगी कि पहली टिप ये बोलती है, अब क्योंकि इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो बच्चों को ये लगता है अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें भर भर के लिखना है, बिल्कुल ऐसे बना देना है। लेकिन यही गलती तो नहीं करनी। अब आप वो छोटे बच्चे नहीं हो कि बिल्कुल पैराग्राफ ऐसे लिख रहे हो, नहीं, है ना। वो ट्रेडिशनल मेथड से, वो आज से काफी साल पहले जब मेरे मम्मी पापा स्टूडेंट्स हुआ करते थे तब वो मेथड काम आता था कि भर भर के लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। अब वो तरीका काम नहीं आता। अब जो अच्छा तरीका होता है, मॉडर्न तरीका होता है, वो यही होता है कि आपको आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे में लिख देते हो, ऐसे फॉर्मेट में लिख देते हो, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख देते हो, तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको वो तरीका, उसको वो आंसर देख के ही बड़ी बोरियत फील होने लगती है ना। अगर आपने आंसर सही भी लिखा हो लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हो तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, और हो सकता है उस इंटरेस्ट के चक्कर में वो आपको कम मार्क दे दे, भले आपने आंसर सही ही क्यों ना लिखा हो। तो हमेशा आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अब ये मत सोचना कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना है तो कुछ भी लिखना है, लेकिन आपको सही लिखना है। जो आपसे पूछा गया है, जो उसका आंसर है, आपको वो लिखना है। इसके लिए अगेन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब अक्सर डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में और आंसर्स लिखने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान चलो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है, या फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजन स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और आंसर्स उसके लिखने लग जाएंगे, एक एक पॉइंट इधर उधर लिखने लग जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उसको स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए आपको बेसिस भी लिखना है कि क्या बेसिस है। ठीक है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बीच में डिफरेंस आता है तो उसका बेसिस लिखो, क्या कोलैबोरेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हो तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चा स्ट्रांग है अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, अगर बात आती है ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें फीचर्स पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो सीधा पैराग्राफ के फॉर्मेट में मत लिख के आ जाना। पॉसिबल यूज फ्लो चार्ट बनाओ। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपने बीच में लिखा। ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को आपने क्या किया, बीच में लिखा, और इसके फिर जितने भी पॉइंट्स हैं आप एरो के जरिए उनको प्रेजेंट करते गए कि परवेसिव है। ठीक है, तो सबकी जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, परवेसिव है ना, जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं उन सारे पॉइंट्स को आप लिखते गए। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट्स तो लिखूंगी नहीं, है ना, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूं कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो एक अच्छा सा बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना देना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, चेक करने वाले को भी मजा आए उसमें। ठीक है, एक्सप्लेन करने को बोला गया है तो उसको भी फिर एक्सप्लेन आप कर सकते हो, है ना। इज इट क्लियर? फिर क्या है, आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 800 1000 शब्द नहीं लिख देने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स के आंसर नहीं लिख के आने हैं। ठीक है, उसमें उतना ही लिखना है जितना बोला गया है।
एक्स्ट्रा लिखने के आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर लिखो, जितनी वर्ड्स बोले गए हैं, जितनी वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग लिखो, उससे ओवर भी मत लिखो, उससे कम भी मत लिखो, जितना पूछा गया उतना लिखो, जितनी वर्ड लिमिट है प्रिस्क्राइब की गई है उतना लिख के आओ, बढ़िया, ठीक है। फिर क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोट द लाइन्स इफ आस्क्ड। अब अगर आपसे पूछा गया, स्पेशली केस स्टडी वाले क्वेश्चन में, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइन को कोट करो, मतलब कौन सी लाइन से आपको समझ आ रहा है कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समझ आता नहीं है, बच्चे सीधा आंसर लिख के आ जाते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट लिख के आ जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर बोला गया है कि लाइन को कोट करो तो बिल्कुल कोट करके आओ ना यार, ठीक है। उस लाइन को मेंशन करो कि कोट है, मान चलो अगर आपको बोला गया है कि लाइन को कोट करो तो ऐसा लिखो, कोट, ठीक है। और जो भी फिर लाइन से आपको समझ आ रहा है कि यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, उस लाइन को लिख दो आप, है ना। तो इस तरीके को आप फॉलो करो, सीधा सीधा उसका आंसर मत लिख के आओ। फिर क्या है, हैंडराइटिंग पे खास ध्यान दें। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, ऐसी है कि बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो मेक श्योर करना कम से कम ऐसी हैंडराइटिंग तो लिखो कि जो लेजिबल हो, जो सामने वाला पढ़े, कॉपी चेक करने वाला पढ़े तो उसको समझ तो आए कुछ, है ना। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है ना। जिनकी हैंडराइटिंग बेकार है, आप ये मेक श्योर करना यार, मैं बेकार नहीं बोलना चाहती, मतलब जिनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है वो ये मेक श्योर करना कि जो आंसर्स लिख रहे हो दे शैल बी लेजिबल। वो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ आना चाहिए कि बच्चे ने लिखा क्या है आखिर, ठीक है। इज इट क्लियर। फिर क्या है, फिर ये है अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब बेटा बिजनेस स्टडीज की बात की जा रही है, आपको पता है बिजनेस स्टडीज में कीवर्ड्स कितना काम आते हैं। मैंने भी अपने प्रारंभ बैच में, है ना, अपने बैचेस वगैरह में काफी सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना, ठीक है, उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। मैं टॉपर्स की आंसर शीट भी लेके आई हूं बकायदा, उसके जरिए भी आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। अभी सिर्फ मैं अपनी टिप्स और अपने एग्जांपल्स यहां पर आपको दे रही हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स वगैरह है उनको अंडरलाइन जरूर करना है। कुछ भी आंसर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड वगैरह उसको अंडरलाइन कर दो पेंसिल से, ठीक है। फिर क्या है, अगर प्रोसेस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मान चलो प्लानिंग की प्रोसेस आपसे पूछी गई है, ठीक है, तो जो पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, वो लिखा आपने, उसके नीचे एरो बनाया। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस है, वो लिखा, फिर उसके नीचे एरो बनाया, है ना। स्टेप 1 करके लिखा, ऐसे लिखा आपने, ठीक है। स्टेप 1 लिखा आपने, स्टेप 1 सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो आपने ऐसे लिख दिया उसको, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो ऐसे करके एरो बना के आओ ताकि समझ आए कॉपी चेक करने वाले को कि हाँ बच्चे को सच में आता है, बच्चा सच में अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है, ठीक है। फिर क्या है, अक्सर बच्चे एक और गलती कर देते हैं कि एमसीक्यू बोला गया है, बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू में सिर्फ ABCD लिख के आ जाते हैं। अब बेटा हमें नहीं पता जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है वो किस माइंडसेट का है ना। हो सकता है क्या होता है, ABCD को ट्रेस करने में, पता करने में कि इसका क्या आंसर है, वक्त लग जाता है। तो इस इरिटेशन में भी, इस फ्रस्ट्रेशन में भी ना कभी कभार कॉपी चेक करने वाले से भी गलती हो जाती है ना। लेकिन आप सही आंसर भी लिख के आ रहे हो। मान चलो जैसे कि ए का आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसका आंसर है, उसका ऑप्शन है ए और उसका आंसर है सेंट्रलाइजेशन। तो उसको प्रॉपर ऐसे लिख के आओ, ठीक है। सिर्फ ABCD करके मत छोड़ो, उसको लिख के आओ। 1 मिनट लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना, आधा मिनट लगेगा ये लिखने में। इज इट क्लियर, है ना। तो अपनी इतनी भी टाइम की बचत मत करो, इतनी भी टाइम की बचत मत करो कि सामने वाला ही कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। आपको टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है। इज इट क्लियर, प्रॉपरली आपको टाइम मैनेज करना है, लेकिन इतनी भी कंजूसी मत करना कि ABCD जल्दी जल्दी में लिख रहे हो और ऐसा लिख रहे हो कि सामने वाले को भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर क्या है, रीडिंग टाइम अपना प्रॉपरली यूज करो। जो 15 मिनट आपको मिलते हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ो। जो जो आपको आंसर्स लग रहे हैं, आपने पढ़ना शुरू किया, 1 मार्कर के जो आंसर्स लग रहे हैं आपको, उनको अपने दिमाग में बैठा लो। जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, है ना, उनमें आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, उनमें हल्का सा पेंसिल से मार्क कर दो कि मेरे को ये वाला आ रहा है, उस पर हल्का सा टिक कर दो, है ना। इतना भी डार्क टिक मत कर देना कि टीचर को ही समझ आ जाए कि ये तो कुछ लिख रहा है ना। जितना विजिबल ना हो, जितना डार्कली विजिबल ना हो, ऐसा कर लो आप, है ना। केस स्टडीज के क्वेश्चंस को जब पढ़ रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा निकल के आ रहा है
उसको अंडरलाइन कर लो, उसके ऊपर लिख लो कि इसका ये आंसर हो सकता है ना, उसको अंडरलाइन कर लो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लिया या सर्कल कर लिया, ऐसे कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ कि 15 मिनट से अगर आपको 20 मिनट भी लगे ना रीडिंग टाइम के लिए तो ले लो अपने 20 मिनट, लेकिन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो, ताकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठ रहे हो तो आपको एकदम से शॉक ना लगे कि अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है ना। जब आप पहले से ही क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लेते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको शॉक नहीं लगता एकदम, है ना। सो 15 से अगर 20 मिनट भी लग रहे हैं बकायदा यूज कर लो उन टाइम को, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, जरूर पढ़ना। इज इट क्लियर? तो ये टिप्स थी मेरी। अगर आप इन टिप्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी रिवीजन हो चुकी है, अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, सो आई गारंटी, आई बेट आपके 100 में से 100 आ सकते हैं बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, आंसर शीट का भी मैं एग्जांपल लेती हूं, टॉपर्स की आंसर शीट भी मैं आपको बताती हूं। जैसे कि ये देखो, टॉपर ने कितने बढ़िया तरीके से इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ ABCD करके नहीं छोड़े, उसने लिखा है A, उसका आंसर है मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसा आपको करना है। इज इट क्लियर? अगेन देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, सॉरी कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसकी गूदागादी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी गूदागादी नहीं करनी है कि सामने वाले जो चेक कर रहा है उसका दिमाग खराब हो जाए देख के, ऐसा नहीं करना है। सिंपल पेंसिल से कट कर दो या पेन से कट कर दो, एक लाइन बस आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, गूदागादी नहीं करनी है। कोई आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप 12th क्लास के बच्चे हो। इज इट क्लियर? फिर अगेन जो डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बेसिस पे लिखना है, सीधा नहीं उठा के लिख देना है, बेसिस बनाओ उसका। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह को, टर्मिनोलॉजीज वगैरह को अंडरलाइन करो। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से उससे पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। पेंसिल भूल गए तो पेन से ही कर लेना, वैसे तो पेंसिल से करना। ठीक है, इज इट क्लियर? ये देखो कितने अच्छे तरीके से उसने फंक्शंस वगैरह को लिखा हुआ है। अब ये फंक्शंस थे तो उसने उस क्वेश्चन के उस लाइन के बाद एक लाइन छोड़ी है, फिर उसने अपने पॉइंट्स लिखे हैं। क्वेश्चन आपका जैसे ही खत्म होता है उसके बाद 1 से 2 लाइन आप छोड़ सकते हो ताकि वो नीटली विजिबल हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये देखो कितने अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उसने अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया हुआ है यहां पर। ठीक है, ऑल राइट। प्रोसेस वाले क्वेश्चन है, उनको उनमें एरोस बनाओ, फ्लो चार्ट्स वगैरह अगर आप यूज कर सकते हो तो बकायदा वो भी यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये टेस्ट के बारे में पूछा गया है तो उसे टेस्ट को भी अंडरलाइन किया हुआ है, अलग अलग हर टेस्ट के बाद उसे लाइन छोड़ी हुई है। ठीक है, इन सब बातों का भी खास ध्यान आपको रखना है। इज इट क्लियर बच्चों? ये देखो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया, कोट करने को बोला गया था तो उसने कोट किया गया है, कोट किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये उसे बकायदा कोट किया हुआ है, उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख के, पूरी लाइन तो लिख नहीं सकते है ना, तो उससे ये इन्वर्टेड कॉमा लगा के बीच बीच में डैश डैश कर दिया है। ठीक है, कोट करने को अगर बोला गया है, डू कोट द लाइन्स, उनको कोट करना मत भूलना। ठीक है, फिर आप ऐसे कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए, तो यही थी कुछ टिप्स। मैंने आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी दिखा दी है कि कैसे एक टॉपर अपने आंसर्स को प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वो टॉपर कहलाता है। तो आपको भी यही तरीका फॉलो करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ और डाउट्स भी हैं तो बकायदा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। लाइव सेशन भी मेरे चल रहे हैं, आप उनमें भी डाउट्स को पूछ सकते हो। ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज बिजनेस स्टडीज क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बच्चों को अक्सर ऐसे डाउट्स आते हैं कि कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दी है। बाकी सेशंस हमारे चल ही रहे हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल दैट टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय। यस, यू कैन स्कोर 100 out of 100 in business studies.